नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कोरोना से निपटने के लिए बनी टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि प्रदेश में हॉटस्पॉट बस्तियों में 1648 डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित कराई गई है और इन बस्तियों में 3,17,276 राशन कार्डों पर खाद्यान्न वितरण किया गया है। कम्युनिटी किचन को लेकर हर जिले में पैसा दिया गया है और मोहल्लेवार सर्वे किया जा रहा है। टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कम्युनिटी किचन से जरूरतमंदों और शेल्टर होम्स के निराश्रितों को खाने पीने की कोई कमी ना हो। साथ ही अगर किसी के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि ना हो तो भी उसे भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में अपने कार्यालय में 11 टीम 11 जो उन्होंने बना रखी है उसमें सभी प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। उनके साथ बैठक शुरू हो चुकी है और देर शाम तक ये बैठक चलेगी। इसमें जो आज का जो एजेंडा है वो है हॉटस्पॉट्स के बारे में जानकारी, कोरोना संक्रमण से बढ़ते मरीजों की संख्या, साथ ही जो तबलीगी जमात के लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन पे जो है उस मुख्यमंत्री काफ़ी गंभीर हैं। मुरादाबाद के घटना के बाद से उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको काफ़ी गंभीरता से लेते हुए उस पर कड़ी कार्रवाई की है। तो जो आज टीम 11 की बैठक लोक भवन में हो रही है ये देर शाम तक चलेगी और उन सभी बिंदुओं पे विचार होगा जो कि आने वाले दिनों में कैसे इन कोरोना बीमारी संक्रमण से निपटना है और उन लोगों को की जांच कैसे करनी है जो खुद से निकल के सामने नहीं आ रहे हैं। बहुत बड़ी चुनौती है तबलीगी जमात के लोग जो आए दिन मेडिकल कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर हमला करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने बहुत सख्त रुख अख्तियार करते हुए उनके खिलाफ NSA लगाने की बात कही है और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है उससे खुद उनसे वसूलने की बात कही है। अगर उनसे वसूला नहीं जा सकता है तो उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। कैमरा पर्सन पीयूष चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश देश का रोल मॉडल प्रदेश साबित होगा। 27,15,000 मनरेगा मजदूरों को अग्रिम मजदूरी का भुगतान करने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा किया गया। इसके अलावा निःशुल्क राशन देने का भी कार्य हुआ है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार मिश्रा ने प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह से विशेष बातचीत की है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी मंत्रियों ने कल से अपने कार्यालय में बैठ के और अपने विभागीय कार्य को शुरू कर दिया है। आज हम बातचीत करेंगे प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी से। सबसे बड़ी चीज़ एक और मैं बताना चाहूँगा बातचीत से पहले कि उन्होंने मनरेगा के जो 27,15,000 मजदूर हैं उनको बिना केंद्र से आए, जो केंद्र का अंश आता है उत्तर प्रदेश को, उसको आने से पहले ही सरकार ने निर्धारित करके उनके खातों में भेज दिया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस समय के लॉकडाउन में ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उन गरीबों को एडवांस में पैसा मिला है ताकि वो इस बंदी के दौरान अपना रोज़मर्रा के खर्च चला सके। और हम इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह और मोती सिंह। पहले तो आपकी सरकार ने जो लॉकडाउन में जो बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि केंद्र से जो धन आना था उसके बाद आप मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी देनी थी, उसके पहले ही मुख्यमंत्री ने ये तय किया कि नहीं, हम केंद्र के धन का इंतजार न करते हुए उनको दे देंगे ताकि ये जो 21 दिन का लॉकडाउन है इसमें उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। देखिए, केंद्र पैसा देता है। लॉकडाउन में कुछ तकनीकी दिक्कतें थी और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच विचार विमर्श होता रहता है। बड़े लोगों की बात आपस में होती रहती है, तो आपस में दोनों लोगों ने चर्चा करके और मुख्यमंत्री जी ने कृपा की 611 करोड़ रुपया उन्होंने उत्तर प्रदेश के कोष से मनरेगा मजदूरों के लिए वो श्रमिक परेशान न हो, उन श्रमिक के सामने कोई संकट न हो, इस पर मुख्यमंत्री जी की उदारता का ये परिणाम था कि 611 करोड़ उत्तर प्रदेश के कोष से उन्हें दिया गया। और अब भी मुख्यमंत्री जी की चिंता है कि उन्हें रोजगार दिया जाए। जो लॉकडाउन 2 में भारत सरकार की गाइडलाइन प्राप्त हुई है उसमें मनरेगा को प्रमुखता से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री जी के संदेश में भी आप टेलीविज़न के स्क्रीन पे मनरेगा का विषय उसमें आता रहता है। इसलिए जो मनरेगा से जुड़े कार्यक्रम हैं उसकी रूपरेखा हमारा विभाग बना रहा है और 20 तारीख के बाद से मैं समझता हूं कि उस पर
सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मुख्यमंत्री जी की इच्छा और अपेक्षा के अनुसार ग्राम्य विकास विभाग अपने मनरेगा श्रमिकों की मदद की दृष्टि से उन्हें रोजगार से जोड़ने का काम करेगा। एक चीज जो मंत्री जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो ये केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों को कहा कि आप सभी लोग अपने कार्यालयों में बैठें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के और प्रमुख कार्यों को करें। उत्तर प्रदेश में उसी तर्ज पे काम शुरू हुआ है, मुख्यमंत्री ने सभी को निर्देश दिया, आप लोगों ने कल से शुरू भी कर दिया है। क्या इससे जो एक तरह से स्मूथनेस आएगी या बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आम लोगों को जो काम रुके हुए थे आप लोगों के बैठने से? देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास और आर्थिक विकास, आर्थिक व्यवस्था दोनों का बड़ा ही म्यूचुअल संबंध है, पारस्परिक संबंध है, रेसिप्रोकल संबंध है। तो इसलिए सब चीज़ें अगर होल्ड रहेंगी तो और कार्य को करने में असुविधा होगी। ये तो प्रबंधन अच्छा था देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे पास अपार खाद्य का भंडार है, हमारे पास गरीबों को, मजदूरों को और इस देश के ऐसे महानुभावों को जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, तो उनके सामने कोई आर्थिक संकट न हो, इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त धन की व्यवस्था की, उन्हें दिया। पेंशन की, वृद्धों को, बुजुर्गों को, हमारे दिव्यांगों को, उस श्रेणी के अन्य लोगों को पेंशन दिया। किसान सम्मान निधि की सुविधा दी, उसकी दूसरी किश्त भी देने का इंतजाम किया। और आप सबसे बड़ा काम किया, इतने बड़े देश में मुफ्त राशन का वितरण सुनिश्चित कराना, ये बहुत बड़ा काम है। ऐसे लोगों पर भी उनकी कृपा रही जो लोग किसी कारणवश राशन कार्ड नहीं बनवा सके, लेकिन वो भूखे न रहें। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की उदारता को हम धन्यवाद देते हैं। उनके विशाल हृदय और उनकी सोच की जितनी सराहना की जाए वो कम है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि इस लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। उसके लिए जिन जिन नियमों को शिथिल करने की आवश्यकता हो, उन नियमों को सक्षम स्तर शिथिल करे, लेकिन हर उत्तर प्रदेश के हर ऐसे व्यक्ति का पेट भरे जिसके सामने भूखा रहने का संकट था। एक और सवाल है कि जैसे अभी आपने कहा कि मनरेगा के मजदूरों को 20 तारीख के बाद सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए काम शुरू करने की इजाज़त होगी, ताकि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो ठप ना हो, आय का साधन बना रहे, ताकि वो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं या जो दैनिक भोगी हैं, जो दैनिक काम करके मजदूरी करके कमाते हैं, तो इस पे कैसे मॉनिटरिंग होगी? इसलिए कि चूंकि कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गांव के लिए क्या कुछ गाइडलाइन होम मिनिस्ट्री ने तो जारी कर दिया कि किन सेवाओं को आप जारी रखेंगे, कैसे रखेंगे। अब प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, कल मुख्यमंत्री ने इसकी समीक्षा भी की, आज भी हुई है, तो आपका विभाग चूंकि कैसे ये मॉनिटर होगा कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और उनको उनके जो आय पे है या जो एक तरह से पूरी तरह ठप है वो सुचारू रूप से चलता भी रहे? भारत बहुत विशाल देश है। भारत के इस जनमानस को नहीं, इस विश्व को ये कल्पना नहीं थी कि ऐसे इस बड़े संकट के से भी भारत को गुजरना होगा। और एक ऐसी स्थिति आई जो सबके सामने है, और चूंकि अप्रत्याशित था इसलिए लोग मन और मस्तिष्क से उसके लिए तैयार नहीं थे। और 21 दिन के लॉकडाउन ने और 1 दिन के जनता कर्फ्यू ने और प्रधानमंत्री जी के समय समय पर दिए संदेश ने पूरे देश के मानस को उसके अनुरूप ढलने के लिए प्रेरित किया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में आप ही कह रहे हैं कि रोज समीक्षा करते हैं, रोज पूछते हैं, रोज चिंता करते हैं, रोज जिन जिन चीज़ों पर आप लोग ध्यान आकृष्ट करते हैं, जनता के बिंदु उनके सामने आते हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि अगर उनके संज्ञान तक बातों को लाते हैं तो उसके अनुरूप वो कार्रवाई सुनिश्चित कराते हैं। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग को अब किसी को न तो बताना है, न उसके लिए कोई सख्ती करना है, न उसके लिए कानून कायदे का पालन कराना है। अब लोग स्वयं उसका पालन कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर 1 मीटर की दूरी पर रहकर हम अपने खेती को, अपनी उपज को, अपने व्यापार को ठीक ढंग से चला सकते हैं
ये पहली बार उत्तर प्रदेश की इस लोक कल्याणकारी सरकार के अगुआ योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से कि हम किसान के चौखट पर जाकर उसकी उपज को खरीदेंगे और एमएसपी से कम नहीं खरीदा जाएगा, इसका इंतजाम जरूर सरकार करेगी। किसान अपने दरवाजे पर जो उत्पाद देगा उसे 1925 रुपये प्रति क्विंटल का दाम दिया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश की लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी सरकार का एक मजबूत निर्णय है। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही संभव हुआ है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। तो इसलिए व्यापारियों के लिए भी जो लॉकडाउन में 20 तारीख से के बाद हम करना है वो सब आपके सामने है। भारत सरकार की गाइडलाइन आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा। जितनी आवश्यकताएं थी उसकी सबकी छूट उसमें प्राविधानित है और प्रधानमंत्री जी ने कृपापूर्वक ये कहा भी है, 7 बिंदुओं का संदेश भी दिया है और कहा भी है कि 20 तारीख को पुनः इसकी समीक्षा की जाएगी राज्यवार कि किस राज्य ने कितना अपने को सुरक्षित करने में सहयोग दिया है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश उसमें अग्रणी है और उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार के व्यवसाय, चाहे वो कृषि के क्षेत्र का हो, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र का हो, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र का हो, एमएसएमई का हो, मनरेगा का हो, श्रम विभाग का हो, श्रमिकों से जुड़ा हो, सभी का, व्यापारी कर्मचारी जिससे भी जुड़ा है वह एक जो लक्ष्मण रेखा निर्धारित की जाएगी जिससे स्वास्थ्य की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से उपयुक्त समझा जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी तंत्र द्वारा। उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई करेगी और निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व में विश्व के सामने जो संकट है उसमें प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश ने जो जो निर्णय लिए हैं वो इस समय भी रोल मॉडल बन रहा है और जब पूरे विश्व का परिणाम प्राप्त होगा तो उसमें उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित होगा, जिसका श्रेय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को हम देते हैं। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह। उनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश का जो भी निर्णय हुआ है वो ऐतिहासिक है और मनरेगा की जो मजदूरी है वो कहीं ना कहीं देश के साथ उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम राज्य ऐसा अपने को बनाने में सफल रहा है जिसने बिना केंद्र के आए धन को इंतजार किए अपने कोष से मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दी, किसी को भूखा न रहने दिया जाए इसका उपाय किया और साथ ही जो 20 तारीख को एक तरह से छूट देने वाली बात है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइन जारी है उस आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार भी चलेगी अक्षरशः पालन करते हुए कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो, किसी की आय पे कोई दिक्कत ना हो, किसान अपनी उपज का सही तरीके से बेच सके। सरकार ने उसकी व्यवस्था की है और अंत में जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि जितनी चीज़ें जब लॉकडाउन खत्म होगा, जब सामान्य स्थिति होगी तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय ऐतिहासिक होंगे, एक रोल मॉडल के रूप में जाने जाएंगे। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों छात्र इस समय कोटा में फंसे हुए हैं। राजस्थान का कोटा कोचिंग का गढ़ माना जाता है। ऐसे में इन छात्रों को लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी पहल करते हुए 250 बसों का इंतजाम किया है, जिससे कि इन छात्रों को वापस उत्तर प्रदेश लाया जा सके। राजस्थान का कोटा, जो कि कोचिंग का गढ़ कहा जाता है, वहां पर इस समय उत्तर प्रदेश के तमाम छात्र फंसे हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार कोटा में कोचिंग कर रहे बच्चों को उत्तर प्रदेश वापस ला रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों को कोटा से लाने के लिए 250 बसों का इंतजाम किया है। 150 बस आगरा से और 100 बस झांसी से जाकर कोटा के बच्चों को लेकर उत्तर प्रदेश वापस आएगी। राजस्थान के कोटा में कोचिंग कर रहे हजारों बच्चे इस समय लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और वो अपने पेरेंट्स से दूर हैं। पूर्वांचल की तरफ से आने वाली बसें झांसी होकर बच्चों को पहुंचाएंगी। इसके साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाली बसें आगरा होकर बच्चों को उनके घर तक पहुंचाएंगी। योगी सरकार के इस फैसले से पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं और बच्चे भी अपने घर पहुंच जाएंगे।
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश से बाहर कोटा में कोचिंग कर रहे छात्रों के लिए बस सेवा की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश की 250 बसें ऐसे छात्रों को लाएंगी जो इस समय कोटा में कोचिंग कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि कोटा कोचिंग का गढ़ है और वहाँ पे इस समय तमाम छात्र उत्तर प्रदेश के फंसे हुए हैं। उनको अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए योगी सरकार की बसें अब उन्हें वापस उत्तर प्रदेश लाएंगी। इसे एक बड़ी पहल सरकार की माना जा रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन के बीच किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों और आमजन को कोरोना आपदा से राहत देने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र में प्रियंका गांधी ने लिखा कि कोरोना महामारी ने ज्यादातर क्षेत्रों की कमर तोड़ दी है। प्रदेश का हर एक तबका इस आपदा और इसके आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से परेशान है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आर्थिक स्थिति सही करने के लिए कुछ कदम उठाने का आग्रह किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि मजदूरों और छोटे उद्योगों की स्थिति बदतर हो रही है, इसलिए प्रदेश के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अर्थशास्त्र और योजना निर्माण के जाने माने विशेषज्ञों की एक आर्थिक पुनर्निर्माण टास्क फोर्स गठित की जाएगी। इस आपदा के साथ आने वाली आर्थिक सुनामी से मुकाबला करने के लिए इस टास्क फोर्स का काम आर्थिक पुनर्निर्माण का रास्ता तैयार करना होगा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार को लिखे पत्र में कहा है कि योगी सरकार ऐसे लोगों की मदद करे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास इस समय रोजगार नहीं है या जिनके पास इस समय कोई काम नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पत्र में योगी सरकार से अपील की है कि ऐसे लोगों तक मदद पहुंचाना बहुत जरूरी है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। आखिरकार देश को कोरोना बम में तब्दील करने वाले जमातियों के मुखिया मौलाना साद पर ईडी का शिकंजा कस ही गया है। ईडी ने मौलाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जो एफआईआर की है, उससे विदेशों तक हासिल की गई अकूत संपत्तियों के कई राज सामने आना तय है। यूपी में भी तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद ने बड़ी मिल्कियत बना रखी है। देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत केंद्रीय जांच एजेंसियों पे सटीक बैठती है, जिन्होंने तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी की इस एफआईआर से साफ है कि केंद्र सरकार मौलाना साद की वो संपत्तियां जिन्हें हवाला और तमाम ऐसी फंडिंग के जरिए बनाया गया है, उस पर शिकंजा कसने जा रही है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मौलाना साद का शामली में करोड़ों का फार्म हाउस है और यहाँ पर लग्जूरियस सुविधाएं हैं। साथ ही साथ ईडी ने प्रारंभिक जांच की है और उसमें यह पाया है कि मरकज से जुड़े बैंक खातों में काफी पैसा विदेशों से आया है। इसमें जो एक बड़ी रकम सामने आ रही है वो तबलीगी जमात के कार्यक्रम जो कि 15 मार्च को हुआ था दिल्ली में, उससे पहले बैंक में गई थी और बैंक ने साफ तौर पे इतनी बड़ी रकम के ट्रांजैक्शन से मरकज को मना किया था, लेकिन उसके बावजूद ये ट्रांजैक्शन किया गया है। साथ ही साथ ईडी इस बात की भी तहकीकात में जुट गई है कि आखिर मरकज के बैंक खातों में और मौलाना साद के व्यक्तिगत बैंक खातों में कितना रुपया बीते कुछ सालों से आया है, क्योंकि हवाला और विदेशों से जो फंडिंग हुई है उसकी जानकारी ईडी और स्थानीय जांच एजेंसियों को अभी तक मरकज से जुड़े जिम्मेदारों ने नहीं दी है। क्योंकि मौलाना साद अंडरग्राउंड है, ये माना जा रहा था कि मौलाना साद जाकिर नगर में, वेस्ट जाकिर नगर में छुपे हुए हैं और लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं। ऐसे में जो 26 सवाल दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात से पूछे थे, मौलाना साद से पूछे थे, उनमें से इनकम टैक्स रिटर्न्स और बैंक खातों का विवरण अभी तक जांच एजेंसियों को नहीं मिला है, जिससे ये माना जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो रकम मौलाना साद और तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के बैंक खातों में पहुंची है उसको ठिकाने लगाने की भी तैयारी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से जारी है। लेकिन आने वाले समय में मनी लॉन्ड्रिंग के इस बेहद संवेदनशील मामले में मौलाना साद पर शिकंजा कसना भी तय है। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के निर्देशों पर यूपी सरकार ने भी लॉकडाउन 2 पर आम जनता को राहत देने के मकसद से अपनी रणनीति बनाई है। योगी सरकार 20 अप्रैल से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत का खाका खींचेगी। मुख्य सचिव ने 11 प्रकार के उद्योगों के संचालन के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी आने के बाद यूपी सरकार ने भी अपनी आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने का खाका खींचा है। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने अपने आदेश में साफ तौर पर 11 प्रकार के उद्योगों को चलाने की अनुमति दी है।
इन उद्योगों में टायर, पेपर, चीनी मिलें, रिफाइनरी समेत तमाम ऐसे उद्योग हैं जिनसे आम जनता का सीधा जुड़ाव है। लेकिन इन उद्योगों को चलाने के लिए जिन शर्तों को उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है उसमें ये साफ है कि कम से कम 50% एम्प्लॉय ही रिफाइनरीज में आ पाएंगे और जिन एम्प्लॉयज को रिफाइनरीज में बुलाया जाएगा या इन उद्योगों में बुलाया जाएगा जिनकी परमिशन सरकार ने जारी की है, वहां पे सैनिटाइजर, साबुन, थर्मल स्कैनर और इंफ्रारेड थर्मामीटर रखना जरूरी होगा। साथ ही साथ इन कर्मचारियों को अपने परिसर में ही ठहराना भी जरूरी किया है यूपी सरकार ने। साथ में शुरुआती 5 और 10 कर्मचारियों की जांच भी पीसीआर रैंडम के आधार पर करानी पड़ेगी, जिसमें कोरोना संक्रमण तो नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं 20 अप्रैल से यूपी सरकार प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की पक्षधर है और इससे यूपी सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। राजस्व बढ़ाने की दिशा में ही यूपी सरकार ने प्रदेश में ऑनलाइन रजिस्ट्रियां शुरू करने की पहल भी की थी। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के जो मामले सामने आए हैं उनमें से 60% मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तबलीगी जमात के लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निर्देश के मुताबिक तबलीगी जमात के लोग जो कि छुपे बैठे हैं, एक रिसर्च अभियान चलाकर उन्हें ढूंढा जाए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहने में संकोच नहीं करते कि तबलीगी जमात के कारण उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़े हैं, नहीं तो यहाँ पर मामले सीमित रहते। राज्य में जितने भी कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं उनमें से 1/3 तबलीगी जमात के संपर्क में हुए हैं। इस मामले में सबसे बड़े दोषी दिल्ली मरकज से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोगों को छुपा कर रखा था। इससे ज्यादा अति तो उनका कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाज न कराना है। वो लोग डॉक्टरों और नर्सों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये महामारी लोगों तक ज्यादा फैल रही है। अब सरकार तबलीगी जमात पर एक्शन शुरू कर रही है। सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद ये एक्शन शुरू किया गया है। बिना जांच कराए छिपे जमातियों को लेकर एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। 2 दिन का अभियान चलाकर पुलिस तबलीगी जमात के लोगों को ढूंढेगी और न ढूंढने वाले थानेदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी एचसी अवस्थी ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों और कप्तानों को निर्देश दिया है कि अभियान चलाकर जमातियों को खोजा जाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 60 से अधिक ज्यादा कोरोना पॉजिटिव तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग ही पाए गए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तबलीगी जमात के लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाने जा रही है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि तबलीगी जमात के लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और जो भी अधिकारी ऐसा नहीं करेगा योगी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जितने भी कोरोना पॉजिटिव के मामले आए हैं उसमें तबलीगी जमात के लोगों की संख्या 60% से भी ज्यादा है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। 20 अप्रैल से सरकारी कार्यालय खोले जाने का शासनादेश आ गया है। इस आदेश के मुताबिक पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, आकस्मिक सेवाएं, आपदा प्रबंधन, कारागार, नगर निकाय बिना किसी प्रतिबंध के अपने कार्यों को अंजाम देंगे। प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष एवं समूह क और ख के सभी अधिकारी कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में प्रत्येक कार्य दिवस में समूह ग और घ के 33% कर्मियों की मौजूदगी होगी। विभागाध्यक्षों के स्तर से रोस्टर तय किया जाएगा। जिला प्रशासन ट्रेजरी के कार्यों के लिए आवश्यकता अनुसार कर्मियों को बुलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालयों को और आंतरिक किचन प्रतिबंधों के साथ संचालित किए जाएंगे। वन विभाग के कर्मी आवश्यकता के मुताबिक कार्य करेंगे। हॉटस्पॉट में कार्यालयों को बंद किए जाने के संबंध में जिला प्रशासन अलग से अपने स्तर पर फैसला लेंगे। हरदोई के मल्लावा कस्बे में पूर्ण रूप से लॉकडाउन है, जिसके चलते क्षेत्र में पूरी तरह से आम लोगों का आना जाना बंद है। इसी दौरान यहां के बंदीपुर गांव में गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी तो परिजनों ने 102 और 108 एम्बुलेंस को फोन किया, पर लॉकडाउन के चलते एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंची। इस दौरान परिजन पैदल ही प्रसूता को लेकर 2 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल राहत की बात यह है कि जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। वहीं जब इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसके रावत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी जीवीके को इस संबंध में कार्यवाही के लिए लिखा गया है। 102 पे कॉल किया, कोई सुन नहीं रहा। घर में पीड़ा थी, डिलीवरी केस था और सीएससी तक आने की पूरी सीमा बंद थी। तो मैंने 2-4 बार फ़ोन किया कम से कम, और कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैं अपने ऑटो से लाके
यहाँ छोड़ा, फिर भी उसके बावजूद भी पैदल आना पड़ा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे खाद्यान्न को कप्तानगंज के एसडीएम अरविंद कुमार ने मुखबिर की सूचना पर पकड़ा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली परिवहन ठेकेदार के निजी गोदाम पर एसडीएम ने छापा मारा। एफसीआई गोदाम अर्जुनहा से 6 ट्रक सरकारी राशन लेकर निकले थे, जिनमें से 2 ट्रक एक निजी परिवहन ठेकेदार के गोदाम पर पहुंचे। एसडीएम द्वारा मौके से पकड़े गए ट्रक को रामकोला पुलिस को सौंपा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ एसडीएम द्वारा 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। एसडीएम ने दोषियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सरकारी राशन के कालाबाजारी की एफआईआर भी दर्ज कराई है। हमारी टीम ने जांच किया और उस जांच में स्पष्ट तौर पर आया कि यह कालाबाजारी के लिए इसका कार्य किया जा रहा था। तो मेरे द्वारा जो है उस संबंध में जांच रिपोर्ट प्रेषित करके जिलाधिकारी महोदय से इस संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 और अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने की अनुमति लेकर मार्केटिंग इंस्पेक्टर को के माध्यम से थाने में तहरीर दिया गया। मुकदमा दर्ज के तौर पर कोरोना महामारी जैसा जिस तरह चल रहा है, जिस तरह शासन द्वारा जो है गरीबों के लिए खाद्यान्न की कमी न करने के लिए लगातार शासन कदम उठा रही है, इसमें निश्चित तौर पर जो भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।